हम कोट्स को मेनली दो रीजंस के लिए यूज़ करते हैं। पहला है सोशल प्रूफ, यानी किसी से भी आर्ग्यू करते टाइम हम एक महान इंसान की बोली बात को एक रेफरेंस की तरह यूज़ करते हैं, जिससे हमारी बात में ज़्यादा वज़न आ जाता है और हम ज़्यादा क्रेडिबल लगते हैं। और दूसरा रीज़न है दूसरे इंसानों के लाइफ एक्सपीरियंस को एक इनसाइट की तरह यूज़ करना। ये हमारे साथ अक्सर होता है। हम किसी इंसान की कही बात को पढ़ते हैं और उस इंसान का वो कोट हमारे अंदर कई इमोशंस को ट्रिगर करता है जिन्हें यूजुअली वर्ड्स में नहीं समझाया जाता। तभी हम उस कोट को अपनी एक फीलिंग को कन्वे करने के लिए यूज़ करते हैं। और आज हम ऐसे ही कई कोट्स को डिस्कस करेंगे जिन्हें हम फील तो करते हैं पर उनकी डेप्थ नहीं समझ पाते। नंबर 1, whenever we touch nature, we get clean. People who have got dirty through too much civilization take a walk in the woods or bath in the sea. They shake off the restraints and allow nature to touch them. It can be done within or without. Walking in the woods, lying on the grass, taking a bath in the sea are from the outside. Entering the unconscious, entering yourself through dreams is touching nature from the inside. इस कोट में स्विस साइकोलॉजिस्ट कार्ल युंग ने अपनी एक ऑब्जर्वेशन शेयर करी है और बताया है कि किस तरह से इंसान सिविलाइज होने के साथ साथ अपने असली रहने के ढंग और अपनी हिस्ट्री को भूल चुका है। पर जब भी हम अपनी गाड़ियों, फ़ोन या चार दीवारों से बाहर निकलकर पेड़ों के बीच आते हैं या फिर एक नदी में डुबकी लगाते हैं, तब हम अपने आप को वापस से नेचर के साथ अलाइन करते हैं। हाउएवर, नेचर के टच में आने का ये अकेला रास्ता नहीं है, क्योंकि ये तरीका बाहरी है। अपने अनकॉन्शियस माइंड में जाना सपनों या मेडिटेशन की मदद से ये नेचर के टच में आने का अंदरूनी तरीका है। दोनों तरीकों का रिजल्ट सेम ही है, क्योंकि हमारे अंदर भी नेचर है और बाहर भी। पर जिन लोगों ने अपने आप को इन दोनों जगहों से दूर कर लिया है, वो अपनी लाइफ अनकॉन्शियसली जीते हैं और कभी भी सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं ढूंढ पाते। नंबर 2, लेट योर प्लान्स बी डार्क एंड इम्पेनेट्रेबल एज नाइट एंड व्हेन यू मूव फॉल लाइक अ थंडरबोल्ट। ये कोट चाइनीज़ जनरल और फिलोसोफर सन त्सू ने अपनी बुक आर्ट ऑफ वॉर में लिखा है, जिसमें उन्होंने समझाया है कि अपने दुश्मनों को हराकर एक जंग कैसे जीती जाती है। सबसे पहले तो वो ये बताते हैं कि एक समझदार योद्धा हमेशा लड़ाई को अवॉइड करता है या फिर बिना लड़े जीतने की कोशिश करता है। पर अगर आपके पास कोई और चारा नहीं है तो अपने कंपटीशन को हराने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें अपने बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देना। यानी जब आप ताकतवर हो तब अपने आप को कमज़ोर दिखाओ, और जब आप कमज़ोर हो तब ताकतवर। अगर आप अपने दुश्मन से दूर हो तो उसे बिलीव करवाओ कि आप उसके आसपास ही हो, और मौका मिलते ही उस पर बिजली की तरह वार करो। साइकोलॉजी में इस तरह से किसी को गलत इन्फॉर्मेशन देकर नुकसान पहुंचाने को बोलते हैं गैस लाइटिंग। नंबर 3, इफ एनीवन टेल्स यू दैट अ सर्टेन पर्सन स्पीक्स इल ऑफ यू, डू नॉट मेक एक्सक्यूजेस अबाउट व्हाट इज सेड ऑफ यू, बट आंसर ही वॉज इग्नोरेंट ऑफ माई अदर फॉल्ट्स, एल्स ही वुड नॉट हैव मेंशन्ड दीज अलोन। स्टोइक फिलोसोफर एपिक्टेटस का ये आइडिया बोलता है कि अगर कोई इंसान आपको बोले कि किसी ने आपके बारे में कुछ बुरा भला बोला है तो उसे सच मत मानो, क्योंकि इस तरह के लोग ज़्यादातर खुद आगे बढ़ने के लिए दूसरों के बीच लड़ाइयाँ करवाते हैं। इवन अगर कोई इंसान आपके मुंह पर आपको बुरा बोले, तब भी उससे लड़ने के बजाय उस पर रिवर्स साइकोलॉजी यूज़ करो और उसकी बेइज्जती को एक जोक बनाकर बोलो, हाँ मेरे अंदर और भी बहुत कमियां हैं। ऐसा करने से आप गुस्से में बिना सोचे कुछ करने के बजाय अपने आप को उस सिचुएशन से डिटैच कर लेते हो, और इससे ज़्यादातर टाइम सामने वाला बंदा खुद ही अपने जाल में फंस जाता है और गिल्टी फील करने लगता है। यहाँ तक कि अहिंसा प्रैक्टिस करने वाले लीडर्स जैसे महात्मा गांधी या फिर मार्टिन लूथर किंग जूनियर का भी यही कहना था कि बुरे लोगों पर गुस्सा या उनसे लड़ाई करने के बजाय उन पर नॉन वायलेंस यूज़ करो। ये ऐसा हथियार है जो बिना घाव दिए लोगों को हरा देता है। नंबर 4, इफ़ यू गेज लॉन्ग इनफ इनटू द एबिस विल गेज बैक इनटू यू। ये डरावनी स्टेटमेंट जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक नीचा ने अपनी बुक बियॉन्ड गुड एंड इविल में बोली थी, ये समझाने के लिए कि अगर हमें अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचना है
और वो सब बनना है जो हम बन सकते हैं, तो हमें इसके लिए अपने सबसे खौफनाक और गहरे हिस्से को फेस करना होगा और उसे समझना होगा, ताकि हम अपनी बुराइयों के गुलाम बनने के बजाय उन्हें अपने कंट्रोल में रख सकें और उनकी ताकत को अच्छाई के लिए इस्तेमाल कर सकें। नीचा ने हमारे अंदर मौजूद इस बुरे हिस्से को एक मॉन्स्टर बोला है और बताया है कि इस मॉन्स्टर को फेस करने का मतलब है अपनी एग्जिस्टेंस की सच्चाई जानना, दुनिया के दुख को महसूस करना, अपनी सबसे बड़ी मुश्किलों को पार करना और अपनी बुरी यादों के जख्मों का दर्द फिर से सहना। पर जो भी इंसान इन राक्षसों से लड़ता है, उसके लिए खुद एक राक्षस बनने का जोखिम हमेशा रहता है। तभी नीचा ने बोला है कि अगर आप अपनी इन गहराइयों में देखो और देखते रहो, तो इन गहराइयों में आपको अपना सबसे शक्तिशाली रूप दिखेगा। पर आपका ये रूप कभी भी बाहर नहीं आएगा अगर आप अपने आप को एक मॉन्स्टर बनने से रोकते हो, क्योंकि अकेली जिस चीज़ से एक मॉन्स्टर डरता है वो है एक दूसरा मॉन्स्टर, और ये तरीका है दुनिया में मौजूद सफरिंग को झेलने का। नंबर 5, इफ़ यू आर गोइंग टू स्टैंड अप फॉर समथिंग, स्टैंड अप फॉर योर ट्रूथ। इस कोट में कैनेडियन साइकोलॉजिस्ट जॉर्डन पीटरसन ने हमें अपनी थिंकिंग को एक्सप्रेस करने की इम्पोर्टेंस बताई है। उनके हिसाब से अगर हम वो नहीं बोलते जिसमें हम बिलीव करते हैं, तो हम एक तरह से अपने उस पोटेंशियल फ्यूचर वर्जन को मार देते हैं जो हमारे सच बोलने का रिजल्ट होता। ये मैटर नहीं करता कि हमारी थिंकिंग कितनी अच्छी, बुरी, कंट्रोवर्शियल या पॉलिटिकली इनकरेक्ट है, हमें हर चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस से डील करना होगा। अगर हम सच बोलें तो चांसेस हैं कि काफ़ी सारे लोग हमसे ऑफेंड होंगे, और अगर हम अपने सच को छुपाकर झूठ बोलें तो हम कभी भी अपनी डेप्थ को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा हर आइडिया कहाँ से आता है, कौन सा थॉट ओरिजिनली हमारा है और कौन सा सोसाइटी ने हमारे दिमाग में डाला है। पीटरसन का कहना है कि हम अपनी लाइफ में कम से कम 1000 लोगों से मिलेंगे और उनमें से हर इंसान 1000 और लोगों से मिलेगा, जिसका मतलब आप एक इंसान दूर हो 10 लाख लोगों के नेटवर्क को इन्फ्लुएंस करने से और 2 इंसान दूर 100 करोड़ लोगों को इन्फ्लुएंस करने से। यानी जिस तरह से आप रहते हो, जो आइडियाज़ आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करते हो और जिन चीज़ों के लिए आप स्टैंड लेते हो, वो चीज़ें आगे जाकर लाखों और करोड़ों लोगों की थिंकिंग को अच्छाई या बुराई की तरफ धकेल सकती है। ये है आपके एक्शंस की ताकत। और तभी अगर आप किसी चीज़ को डिफेंड करना चाहते हो तो अपने सच को डिफेंड करो। ऐसा करने से आपको काफ़ी सारे दुश्मन तो मिलेंगे और लोग आपके सच से डिसएग्री भी करेंगे और आपको बताएंगे कि आप कितने बड़े पागल हो। पर अगर आप इन क्रिटिसिज्म्स को सुनो और अपनी कमियों पर काम करो, तो कुछ सालों में आपकी आर्ग्यूमेंट्स इतनी स्ट्रांग हो चुकी होंगी, लोग आपकी हिम्मत के लिए आपको रिस्पेक्ट देने लगेंगे और आप इतने टफ बन चुके होगे कि आप सोच भी नहीं सकते। और ऐसी सिचुएशन आपकी फैमिली और सोसाइटी के लिए सबसे अच्छी पॉसिबिलिटी होगी। नंबर 6, द बेस्ट ईयर्स ऑफ योर लाइफ आर द वंस in which you decide your problems are your own. You do not blame them on your mother, the ecology, or the president. You realize that you control your own destiny. ये कोट एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट से आया है, जो हमें बताते हैं कि क्यों मुश्किल समय में भी अपनी सफरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। पर जहां हम अपने साथ होने वाले हर इंसिडेंट को चेंज नहीं कर सकते, वहीं हम उस सिचुएशन पर किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, ये पूरा हमारे कंट्रोल में होता है। साइकोलॉजी में इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, यानी अपनी किस्मत अपने हाथ में होना। और तभी जिन लोगों में इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल ज़्यादा होता है, वो बोलते हैं कि किस्मत जैसा कुछ नहीं होता, हम अपनी ज़िंदगी की कहानी खुद लिखते हैं। अगर हम फेल होते हैं तब भी रीज़न हम ही होते हैं, और अगर हम जीतते हैं तब भी। ये मैटर नहीं करता कि दुनिया में क्या हो रहा है या फिर हमारा प्रेसिडेंट कौन है, हमारे फेलियर्स का सारा ब्लेम हमारे ऊपर ही आना चाहिए। यहाँ तक कि स्टोइसिज्म फिलॉसफी भी इसी माइंडसेट पर बेस्ड है।